फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम 27 मई का हो चुका है और उसका ये क्वेश्चन पेपर है और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बुकलेट है। ठीक है, ये ओरिजिनल वाला जो क्वेश्चन आया है आज का, वही क्वेश्चन पेपर ये है और यही क्वेश्चन आज को आए थे और इसका आपका 100% एक्यूरेट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न में आपका दिया गया था कि गलत जोड़ी की पहचान करें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वह भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो सही बात है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये बात भी सही है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। राजकुमारी अमृता कौर के बारे में दिया गया है कि भारत की पहली राजस्व मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। तो राजकुमारी अमृता कौर जो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, ये बात भी सही है। अब बोला गया आचार्य नरेंद्र देव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। देखिए, जब ये तीनों सही है, ये गलत है। यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव नहीं थे। ठीक है, ये एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के से संबंधित थे, तो ये इसके संस्थापक नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि धन विधेयक से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया, देखिए धन विधेयक से रिलेटेड यहाँ पर 4 कथन दिया गया है। कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है और इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। एक से यानी कि ज़्यादा कथन इसमें सही है। इसे केवल एक मंत्री द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। देखिए, धन विधेयक कभी भी आपका राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ये लोकसभा में पेश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भेजे जाने पर स्पीकर के प्रमाण या फिर सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। ये बात सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोका जा सकता है, राज्यसभा में से 14 दिन के लिए रोक सकता है, ये बात भी सही है। संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जी नहीं, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है आपका धन विधेयक में। ठीक है, और लोकसभा में इसकी हार से सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई, ये तीनों सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, सी और ई आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। इसका जो है पूछा गया है कौन सी संघीय विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं क्या क्या है। एकल संविधान यहाँ पर जैसे बोला गया, एकल संविधान संघीय व्यवस्थाएं नहीं है और एकीकृत न्यायपालिका भी संघीय व्यवस्थाएं नहीं है। बाद बाकी दोहरी सरकार, ये संघीय विशेषताएं हैं आपका भारतीय संविधान का। संविधान की सर्वोच्चता भी एक संघीय विशेषता है। शक्तियों का विभाजन भी एक संघीय विशेषता है। द्विसदनीय विधायिका जो है यह भी एक संघीय व्यवस्था है, तो विशेषता है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसमें जिस ऑप्शन में आपका ए, सी, डी, एफ तीनों दिया हो वही होगा सही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि राज्यपाल के पास इनमें से कौन सी विवेकाधीन शक्ति है। देखिए, अब राज्यपाल से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 4-5 जो है कथन दिया गया है। इसके बारे में आपको देखना है कौन कौन सा कथन सही है। तो राज्यपाल के पास जो है आपका इनमें से कौन सी विवेकाधीन शक्ति है। राष्ट्रपति की सहमति के लिए बिल को सुरक्षित रखता है, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के तौर पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के तौर पर, तीसरा दिया अनुसूची 4 के तहत शक्ति। उसके बाद आपका दिया हुआ है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और सरकार का बर्दाश्त करना। उसके बाद दिया है आपका राज्य में मशीनरी फेल होने पर राष्ट्रपति की रिपोर्ट करना। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर तो सही हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका बी भी सही हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के तौर पर ये काम करता है। उसके बाद सी नंबर ये वाला गलत हो जाएगा आपका, अनुसूची 4 के तहत शक्ति है, ये गलत हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा आपका, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और सरकार का बर्खास्त करना। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका सही, राज्य में मशीनरी फेल होने पर राष्ट्रपति की रिपोर्ट करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह
उपबंधित करता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को देगा। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, आर्टिकल 78 के तहत जो है आपका प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय की जो सूचना है राष्ट्रपति को देगा। ये आर्टिकल 78 के अंदर है ना। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए गुआ एंड नुआ मुंडी ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कुछ माइंस का आपका है रिलेटेड, जो कि अलग अलग राज्य में है, खदान, इसके बारे में बोला गया था। ये नुआ मुंडी कहाँ पर है? झारखंड में है, तो एक का हो जाएगा 2 नंबर। अच्छा बेलाडीला ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है, तो 2 का हो जाएगा आपका, 2 का हो जाएगा 1 नंबर। 3 नंबर में है बेल्लारी चित्रदुर्ग। बेल्लारी चित्रदुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। रत्नागिरी महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इस प्रकार से ए नंबर में जो देखिएगा तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में गेहूं की फसल के संदर्भ में सही है? तो देखिए 1 नंबर में है, यह देश के पूर्वी भाग की मुख्य खाद्य फसल है। नहीं, देश के पूर्वी भाग की मुख्य खाद्य फसल क्या है? धान है, गेहूं नहीं है। इसको शुरुआत में उगते समय तेज धूप एवं पकते समय ठंडा मौसम आवश्यक है। ये बात गलत है। ये जो है आपका उगते समय जो है आपका ठंडा मौसम और पकते समय तेज धूप की आवश्यकता होती है, तो ये गलत हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। 50 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी सिर्फ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह अरुणाचल प्रदेश में उद्गमित होती है। देखिए यही गलत हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 ही। तो ये बात इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मिलान करने को दिया गया है और दिया गया है इस प्रकार से, कॉलम 1 में है सूखा गंभीरता और कॉलम बी में है भारतीय क्षेत्र, और उसको मिलाने के लिए बोला गया है। तो इसका जो सही मिलान होगा वह क्या होगा? तो देखिए आपका 1 नंबर में दिया है अत्यधिक सूखा प्रभावित कौन सा है? तो अत्यधिक जो सूखा प्रभावित है वह है अरावली पहाड़ियों का पश्चिमी क्षेत्र, तो 1 का हो जाएगा सी। गंभीर सूखाग्रस्त कौन सा है? तो गंभीर सूखाग्रस्त है महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, तो 2 का हो जाएगा डी। और मंद सूखा प्रभावित कौन सा है? तो मंद सूखा प्रभावित है कोयम्बटूर पठार, ऑप्शन नंबर बी 3 का। 4 का हो जाएगा सूखा मुक्त कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी तटीय क्षेत्र जो है सूखा मुक्त है। इस प्रकार से अगर आप इसको मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी का जो है सही मिलान बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों का एक समूह दिल्ली में जल प्रदूषण के स्तर पर शोध कर रहा है। यानी कि छात्रों का एक ग्रुप है जो कि दिल्ली में जल प्रदूषण से रिलेटेड जो है लेवल पर जो है आपका शोध कर रहा है। जल गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों को किस संस्था का दौरा करना होगा? तो एक है आपका DPCC, ठीक है, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, इसका जो है इस संस्था का दौरा करना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में न्यायिक सक्रियता की स्थापना के लिए जिम्मेदार है? कौन जो है आपका न्यायिक सक्रियता जो है, यानी कि बोले एक प्रकार से जुडिशियल एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि न्यायिक सक्रियता के लिए स्थापना के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका जो सही आंसर होगा ना वह हो जाएगा आपका, देखिए ए नंबर में है न्यायपालिका PN भगवती और बी नंबर में है न्यायपालिका VR कृष्ण अय्यर, ये दोनों सही है। ठीक है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जो है आपका ये जो है जिम्मेदार नहीं है, लेकिन न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर ये दोनों जिम्मेदार है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ए और बी इसी में दिया हुआ है। चलिए 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर में है आपका 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम ढांचा प्रदान है? तो सभी को पता होना जैव विविधता अधिनियम 2002 प्रदान है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है? प्रेजेंटेशन मतलब कि प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम नहीं है। देखिए इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, की नोट भी एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है और पावर पॉइंट भी एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, तो कौन सा नहीं होगा? की स्प्रेड एक स्प्रेडशीट है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था कि भारत में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए चंद्रयान 3 के लिए जो है राष्ट्रीय जो 23 अगस्त को
लॉन्च किया था, जिस वजह से 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय वैज्ञानिक जिसने स्वास्थ्य और कृषि प्रौद्योगिकी पर अपने शोध के लिए 2024 टाटा ट्रांसफॉर्मेशन फेलोशिप जीती। तो टाटा ट्रांसफॉर्मेशन फेलोशिप 2024 जो है किसने जीता था? तो ये जीता था प्रोफेसर सी आनंदधरन कृष्णा ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में था कि बिहार के किस प्रसिद्ध लेखक ने उपन्यास मैला आंचल को लिखा था? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है इन्हें लिखा था, इन्होंने ही लिखा था मैला आंचल। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कथन पर निष्कर्ष पर आधारित है कि एक फायरवॉल जो है एक नेटवर्क फिल्टर के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फायरवॉल को एक कंप्यूटर पर रखा जाता है, और ऑप्शन नंबर बी निष्कर्ष 1 में दिया है कि फायरवॉल को एक कंप्यूटर पर रखा जाता है, और निष्कर्ष 2 में दिया है कि आपका फायरवॉल एक दीवार के रूप में काम करता है जो वर्म्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए दोनों ही सही है, ठीक है ना। फायरवॉल जो है आपका एक कंप्यूटर में रखा जाता है, और यह जो है फायरवॉल जो एक दीवार के रूप में काम करता है और वर्म्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो दोनों निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। उधवा झील जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है किस राज्य में स्थित है? तो उधवा झील कहाँ पर स्थित है? उधवा झील जो है आपका झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं और पूछा गया है कि युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनावालू पर तिरंगा फहराया? देखिए माउंट किनावालू जो है ये मलेशिया में है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। क्वेश्चन नंबर आपका 20 की ओर बढ़ते हैं। 2024 में किस महान गायक के सम्मान में उनकी 100वीं जन्म जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा मुकेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्लिनिकल सेटिंग्स में सक्रिय चारकोल का सबसे आम दवा देने का तरीका क्या है? यानी कि क्लिनिकल सेटिंग्स में सक्रिय चारकोल का सबसे आम दवा देने का तरीका क्या है? तो जो है मौखिक सस्पेंशन, ओरल सस्पेंशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अब कुछ साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कॉलम 1 को कॉलम 2 में मिलाना है। अधिकतम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? तो सभी को पता होगा कि फ्लोरीन जो है आपका अधिकतम विद्युत ऋणी है ना। वर्ग 14 का तत्व किसकी परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? वर्ग 14 का तत्व किसकी परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? देखिए आपका क्यू का हो जाएगा आपका कार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब आर की बात कर लेते हैं। दिया है कि वर्ग 13 का तत्व जो अर्धचालक हो। वर्ग 13 का तत्व जो अर्धचालक कौन सा है? बोरॉन है, सेमीकंडक्टर के रूप में होता है। वर्ग 15 का तत्व जो त्रिबंध बनाता है वो क्या होगा? नाइट्रोजन ही त्रिबंध बनाता है। इस प्रकार से इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं और फिर से एक कथन निष्कर्ष टाइप का दिया, मिलान करने वाला दिया है। C+O2 बराबर CO2 ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? C+O2 बराबर CO2 जो है कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। सही बात है, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ऑप्शन ए का हो जाएगा 4। तो देखिए उसके बाद CaCO3 जो है हीट देने पर ये टूट गया CaO में प्लस CO2 बन गया, ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ये अलग हो गया क्योंकि। अच्छा Pb प्लस CuCl2 देखिए अब विस्थापित हो गया तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। और Na2SO4 प्लस BaCl2 ये जो है आपका कौन सा अब हो जाएगा? तो एक ही बचा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये 2 बार विस्थापित हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका इस प्रकार से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। आपका इसका जो हो जाएगा मिलान अगर आप करते हैं तो इसको अगर हम मिलान करते हैं तो सही आंसर हाँ ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 24 नंबर। अच्छा कॉपर 24 नंबर की बात करें तो कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण के समय उपयोग किए जाने वाले एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटनी क्रमशः को होते हैं, क्या होते हैं? तो इसकी बात करते हैं तो आपका एनोड की बात करें तो ये अशुद्ध कॉपर होता है। ठीक है, और कैथोड की बात करें तो ये शुद्ध कॉपर होता है। और विद्युत अपघटन का जो क्रमशः होता है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कॉलम 1 में दिए गए तत्वों को कॉलम 2 में दिए गए उसके इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ मिलाइए। तो देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है परमाणु संख्या। इसको जब तोड़ेंगे 2 और 8 में टूटेगा। तो 1 का कितना हो जाएगा? C। 1 का C किसमें है?
1 का सी आपका 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा मिस हो रहा है। 1 का हो जाएगा बी, 8 होता है, 2 और 6 में टूटेगा ना, 2 6 8। अच्छा नियॉन, नियॉन कितना में टूटेगा आपका, नियॉन जो है आपका टूटेगा यह 2 और 8 में, क्योंकि नियॉन का परमाणु संख्या होता है 10 है ना। एल्युमिनियम का होता है 13, 2 8 3 में टूटेगा यानी कि डी नंबर। और फॉस्फोरस का 15, तो 2 8 5 में टूटेगा यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे हैं, पहला पार्ट में 25 क्वेश्चन कराए हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर 25 कराएंगे, और इस प्रकार से 4 पार्ट में आपको अपलोड कर देंगे। सारा एक्यूरेट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका पीडीएफ एक साथ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी को कैसा लगा वीडियो लाइक करके जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।